हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 45 रहेगा। तो चलिए जी, पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च किया जा चुका है और इसकी क्लासेस 1 मई 2024 से शुरू होने वाली हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ये जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है। इसके बदले में आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी। उन डेमो क्लासेस को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको ये कोर्स खरीदना है या नहीं। तो ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी भी नीचे प्रोवाइड करवाई गई है। इसी के साथ में grandmaster360.com ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात यूपीएससी बैच के बारे में। अगर आपके कोई साथी बंधु एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए भी लॉन्च किया जा चुका है एसएससी सीजीएल बैच। इसकी भी क्लासेस 1 मई से शुरू हो जाएंगी और इस कोर्स की वैलिडिटी 10 महीने की रहेगी, जिसमें आपको टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके बदले में आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी और फिर डेमो क्लासेस को आप ध्यान में रखते हुए कोर्स खरीद सकते हैं। और जो भी पूरा बैच है उसकी फीस कितनी रहेगी तो आप एक बार इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है ग्रैंड मास्टर 360 की, वहां पर सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आपके सामने 2 सूचियां दी गई हैं, तो जल्दी से आपको बताना है कि कौन सी सूची किसके साथ सुमिलित होगी। जैसे हम बात करते हैं पहले की, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और 1929 के इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित किया गया। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य हमने लिया और फिर इन्होंने कहा कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जब 26 जनवरी आई तो 1930 आ चुका था। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर जब हम बात करते हैं हमारे संविधान निर्माताओं की, जिन्होंने संविधान को लिखा था, तो फिर क्या किया उन्होंने? हालांकि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान आत्मार्पित कर लिया था, तो ठीक है, आप कह सकते हैं पारित कर लिया था, लेकिन लागू नहीं किया। लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी के दिन ही लागू करेंगे हमारा संविधान। लेकिन जब 26 जनवरी आई तो 1950 आ चुका था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन को सम्मान देने के लिए हमने हमारे संविधान को लागू करने का दिन यही रखा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। A4। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बी, आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता। A4 बी में है, सी में है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बखूबी जानते हैं आप। ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे ये बात है 1930 की। महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी 12 मार्च को। साबरमती आश्रम
तो साबरमती आश्रम से चले, उनको कहाँ पहुंचना था? दांडी पहुंचना था, और वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। 12 मार्च 1930 को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। तो उनकी इस यात्रा में बहुत सारे साथी बंधु भी थे, ठीक है। उनकी फाइनल डेस्टिनेशन दांडी थी, इसी वजह से इनकी यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। 6 अप्रैल के दिन उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों ने नमक कर अधिनियम जो लगाया हुआ था उसे इन्होंने तोड़ दिया। जिस दिन इन्होंने ये नमक बनाया उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय यानी कि स प्लस में विनय, स का मतलब यहाँ पे होगा सहित, विनय का मतलब है विनम्रता, यानी कि विनम्रता के साथ हम अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनकी अवज्ञा करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए, ए का तो 4 था, अब बी का क्या है? 3 हो गया। A4B3, यानी कि आपका ये बी पॉइंट भी नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप लगाएंगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें समय बचाना है, ठीक है। तो यानी कि सीधा का सीधा मतलब आपका कौन बन रहा है? आपका सी ऑप्शन ठीक हो रहा है, क्योंकि हमें तो एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन तो हम पूरा करेंगे ही। कोई बात नहीं, आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है जहां पर संभव हो सके, ताकि आपका समय बचे। तो चलो जी, उसके बाद में सी का क्या है? C2, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये बात है 1932 की। 1932 में ये जो सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था और 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लेने के लिए गए, उनको बड़ी निराशा हाथ लगी। इसी वजह से क्या है, फिर कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि मुख्य भूमिका नेताओं के रूप में महात्मा गांधी की ही थी, है ना। सॉरी। फिर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, डी पॉइंट में क्या है? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 की बात है। किसके नेतृत्व में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो आप कहेंगे नाम आता है विनोबा भावे। विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे। आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक शाम की बैठक में स्वतः स्फूर्त रूप से जन्मे इस आंदोलन में भूमि मालिकों ने भूमिहीनों को भूमि उपहार में दी थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस आंदोलन के तहत कहा जाता है कि लगभग 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में ये सफल रहे थे, ठीक है। 84 लाख एकड़ भूमि बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने दान दी हो। तो भूमि, जिनके पास भूमि ज्यादा हुआ करती थी वो थोड़ी दान दे देते थे, ताकि गरीबों के पास भी क्या है, एक अच्छी, आप कह सकते हैं, इनकम का स्रोत बन जाए। तो संत विनोबा भावे के नेतृत्व में 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, में कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, जल्दी से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, जल्दी से आप इसमें से बताएंगे। क्या लिखा हुआ है? प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो जल्दी से आप इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं शुंग वंश के संस्थापक के बारे में। जैसे कि आपको पता है किसका नाम आता है? पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है। पुष्यमित्र शुंग ये जो थे ना, ये सेनापति हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य के यहाँ पर। तो बृहद्रथ मौर्य के सेनापति, इन्होंने अपने राजा को मार दिया था और मारने के बाद यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना कर दी,
जिसे हम शुंग वंश का नाम देते हैं। यही वो राजा है जिन्होंने क्या किया था, 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था, 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया। फिर इस पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ, इस पुष्यमित्र शुंग के फिर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया था अग्निमित्र। अग्निमित्र। और ये जो बेटा है वो फिर प्रेम करने लगा था एक नृत्यांगना से, यानी कि एक नर्तकी से, और उस नर्तकी का नाम क्या था, मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। उन दोनों की तो प्रेम कहानी है वो कालिदास ने अपने नाटक में लिखी है, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। नाम से ही पता लग रहा है, जब हम बात करते हैं कालिदास के बारे में, कालिदास, तो ये जो नाटक है ना मालविका अग्निमित्रम, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास के और भी नाटक थे इसके अलावा, जैसे हम बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम के बारे में, ये उनका पहला नाटक था, मालविका अग्निमित्रम। और कौन सा नाटक आता है, तो एक का नाम आता है विक्रम वर्षियम, तो ये भी उनके द्वारा लिखा गया नाटक था। और जब बात करते हैं हम, एक का नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे जो कालिदास के द्वारा लिखे गए। कालिदास संस्कृत के बड़े ही महान विद्वान और कवि थे। इनके द्वारा क्या लिखा गया था, महाकाव्य भी लिखे गए, जैसे नाम आता है रघुवंशम का, रघुवंशम कुमार संभवम। ये जो हैं ये महाकाव्य थे, कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्य। फिर जैसे बात करते हैं खंड काव्यों के बारे में, इन्होंने खंड काव्य भी लिखे, जैसे मेघदूतम का नाम आता है और ऋतु संहार का नाम आता है, ऋतु संहार। ठीक है, ये क्या है, ये है खंड काव्य, कालिदास के द्वारा रचित हैं। और वैसे कालिदास के टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन जो कॉमन थ्योरीज हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि कालिदास गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे, है ना। कॉमन थ्योरीज कहती हैं ये। हालांकि वैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये तो ईसा पूर्व में थे, और वो जो ओरिजिनल विक्रमादित्य थे ना उनके यहाँ पर थे। लेकिन कॉमन थ्योरीज ये कहती हैं कि ये गुप्त वंश के समय में थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उनके दरबार में थे। कॉमन थ्योरीज यही कहती हैं। तो अब ये बताने का प्रयास करेंगे रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, जल्दी से बताएंगे। बड़ा प्यारा सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने के लिए आप कहेंगे जी नहीं। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जी नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए आप कहेंगे जी हाँ। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, ये जो रेड क्लिफ समिति है, रेड क्लिफ समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि उनके अध्यक्ष के नाम पर ही इस समिति का नाम रखा गया था, रेड क्लिफ समिति। क्या नाम आता है, सर रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये बात है उस समय की, जब हमारे यहाँ पर वायसराय कौन बनकर आया हुआ था, तो नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन के समय की बात है ना। तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच में एक सीमा खींच देना, यानी कि भारत के 3 हिस्से कर देना। आपको पता है 3 हिस्से कैसे,
हालांकि देश की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, लेकिन हिस्सों की बात करें तो 3 हिस्से कर दिए गए इस समिति के आधार पे। जैसे हम बात करते हैं, एक का नाम कर दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और एक क्षेत्र का नाम कर दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, और फिर एक हमारा जो बच गया भारत है। तो अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में खींची गई रेखा थी, रेड क्लिफ रेखा जिसे हम बोल देते हैं। तो माउंटबेटन योजना पर आधारित, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। पूरा नाम अगर कहें तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में ये समिति बैठाई गई, और फिर ये जो रेखा है उसको सीमा घोषित कब किया गया, यानी कि सीमा की घोषणा कब की गई। तो बात है ये आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 की, जब इस सीमा को घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलो जी, बहुत बढ़िया, यूपीएससी में आपसे ये पूछा गया था। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सांप्रदायिक पंचांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। जल्दी से आप बताएंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कौन था? ये उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, और इसी ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। और ये जो घोषणा है वो किस पर आधारित थी? तो आप कहेंगे ये लोथियन समिति पर आधारित थी। लोथियन समिति पर आधारित ये घोषणा थी। लोथियन समिति को वैसे एक नाम और भी दिया जाता है, उसका नाम क्या है? भारतीय मताधिकार समिति। भारतीय मताधिकार समिति पर आधारित ये घोषणा थी, पर आधारित, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया? इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। इसके अनुसार दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग माना गया और उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दोनों ही बातें ठीक लिखी हुई हैं। और इस प्रकार इस पंचांग से मुस्लिमों, यूरोपीय, सिख भाई, जो भारतीय ईसाई थे, एंग्लो इंडियन, दलित वर्ग, और यहाँ तक कि बॉम्बे में कुछ सीटों पर मराठों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। तो जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर थे वो तो इस पक्ष में थे कि दलित वर्गों को सवर्ण हिंदुओं से अलग माना जाए और उन्हें स्वतंत्र अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में माना जाए। फिर इस बात से जो महात्मा गांधी है वो दुखी हुए। उन्होंने कहा ये तो हिंदुओं को तोड़ने वाली बात है। फिर इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और फिर क्या है, महात्मा गांधी की इस पहल की आलोचना भी हुई थी। परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ, बाबा साहेब और जो महात्मा गांधी थे इनके बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम बोलते हैं पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता बोल देते हैं। और ये पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ, ठीक है ना। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि बाबा साहब अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल की एक मांग रखी थी, उस मांग को उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि ये विचार उन्होंने अपने मन से त्याग दिया। लेकिन इसके बाद प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया था। और पुनः समझौता को सरकार ने सांप्रदायिक पंचांग में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी थी इनसे संबंधित। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में खुद कास्ट और पाही कास्ट शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो किसके लिए किया गया था, जल्दी से आप बताएंगे इसमें। तो जिन्होंने लिखा होगा ना किसानों के लिए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। खुद कास्ट यानी कि ये जो शब्दावली है, दोनों के दोनों शब्दावली ये मुगल काल के दौरान प्रयोग में लाई जाती थी। मुगल काल में खुद कास्ट का मतलब होता था कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन होती थी और वे अपने गांव में ही खेती करते थे, यानी आप कह सकते हैं अपनी जमीन हो और वो खुद ही खेती करें, तो ये होते थे खुद कास्ट। नाम से ही पता लग रहा है खुद खेती करते थे वो। वहीं जब हम बात करते हैं जो किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, तो वो जो थे ना, वो कौन होते थे, वो होते थे पाही कास्ट। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। पाही कास्ट करने का मुख्य कारण क्या रहा होगा, या तो किसी के पास जमीन नहीं होगी, इसी वजह से वो पाही कास्ट बनते होंगे, यानी कि दूसरों की जमीन पर खेती करते होंगे, या मजबूरी भी हो सकती है ना। तो जैसे लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बन जाते थे, जैसे कि अगर कुछ टैक्सेस की शर्तें होती थी, किसी दूसरे गांव में बेहतरीन अगर हमें कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। अकाल भूखमरी आपको पता है एक परेशानी का सबब हुआ करती थी उस समय, तो इसी वजह से लोग दूसरों की खेती पर, दूसरों की जमीन पर खेती करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो अब आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक उल्लिखित है, जल्दी से इसमें बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। राण्यो, राण्यो अशोक, जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना, राण्यों का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे राजा अशोक से लिया गया है। सिंपल यही बताना है कि कौन सा है वो शिलालेख जिस पर सम्राट अशोक को राजा के रूप में संदर्भित किया गया है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना कंगनहल्ली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कंगनहल्ली वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में स्थित एक बहुत ही बेहतरीन बुद्धिज्म से रिलेटेड ये एक स्थल है, जहां से हमें राजा अशोक से संबंधित बातें प्राप्त होती हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं हम, ये शाहगोरा क्या है, ये जो शाहगोरा है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिले में। और यहां से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहां से हमें मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है सोहगोरा अभिलेख से। फिर जैसे हम बात करते हैं गिरिनगर के बारे में, ये गिरिनगर कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है जी। गिरिनगर गुजरात में पड़ता है। और एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें हलेबीडु, हलेबीडु जो है वो वर्तमान में कहाँ है, तो आप कहेंगे जी ये हलेबीडु वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है हलेबीडु। और इस हलेबीडु का प्राचीन नाम क्या था, इसे द्वार समुद्र कहा जाता था पहले। और द्वार समुद्र के बारे में तो आपको बखूबी पता है, ये द्वार समुद्र होयसल वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो कभी होयसल वंश की राजधानी के रूप में द्वार समुद्र विकसित हुआ था, और वर्तमान में ये कर्नाटक जिले में पड़ता, कर्नाटक के हसन जिले में पड़ता है, और इसका नाम हलेबीडु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब आप एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, ये क्वेश्चन आपका एक बार यूपीएससी में पूछा गया था। जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, बंजारे कौन हुआ करते थे।
ये बात है यूपीएससी के एग्जाम 2016 की, जब ये पूछा गया था। तो बंजारे मुख्यतः कौन हुआ करते थे? व्यापारी वर्ग के लोग जो होते थे ना, वो होते थे बंजारे। और कौन से व्यापार को किया करते थे? तो आप ये कह सकते हैं कि मुख्यतः नमक के व्यापारी होते थे, नमक के व्यापारी। बंजारा शब्द आपने सुना होगा, बंजारा मूवी भी देखी होगी, बंजारन, कब आएगा मेरे बंजारे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बंजारा, या फिर किससे लिया गया है? लंबाणी भी इनको बोला जाता है। कहीं कहीं आपको वंजारा शब्द भी प्रयोग में मिलता दिख जाएगा। और इन्हें गोर माटी भी कहा जाता है। आपको पता, ये तो व्यापारी हुआ करते थे। और व्यापारी का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जाना। तो वापिस आना कितने समय बाद होगा, ये समय निर्धारित करेगा, ठीक है ना। तो वो जो मूवी है उसमें जो एक्ट्रेस है वो बोलती है ना, तो वही बात है, आपको इसमें समझना है। एक ऐसा समुदाय जिसे आमतौर पर घुमंतू समुदाय के रूप में वर्णित किया गया, घुमंतू समुदाय है ये। और मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान जो राज्य है उसमें मुख्यतः बंजारे लोग जो है वो पाए जाते हैं। और पहले तो ये कुछ क्षेत्र में सीमित थे, लेकिन अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए हैं। बंजारे पारंपरिक रूप से बैलों और नमक के आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते हैं। तो वैसे तो ये नमक का व्यापार करते हैं, लेकिन साथ में ये बैल भी रखते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में इन्होंने डेरा डाला होगा कभी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बंजारा शब्द है ना, बंजारा शब्द, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत में एक शब्द होता है वनचर, यानी कि वनों में विचरण करने वाला। तो संस्कृत शब्द है ये वनचर, उसी से लिया गया है बंजारा शब्द। तो जब हम बात करते हैं, एक शब्द और आता है इन्हीं के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, इन्हें कभी कभार लंबाणी बोल दिया जाता है, बंजारा बोल दिया जाता है, या गोरमाटी बोल दिया जाता है। लंबाणी या फिर लामणी शब्द जो है वो भी संस्कृत शब्द लवण से लिया गया है। और लवण एक प्रकार की प्रमुख वस्तु हुआ करती थी, जिस वस्तु का ये समुदाय के लोग मुख्यतः व्यापार किया करते थे। और इसीलिए बंजारे मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग के रूप में विकसित हुए। और इस समुदाय की महिलाएं कढ़ाई का कार्य करती थी, परंतु उनके जीवन यापन का ये स्रोत नहीं था कढ़ाई। मुख्यतः वो इसी क्षेत्र में काम करते थे, यानी कि नमक और बैलों का व्यापार करना, ठीक है। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी किससे संबंधित है? स्थानकवासी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया था। ये भी यूपीएससी बात है ये 2018 की। स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें जैन मत, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं जैन धर्म की, जैन धर्म के हम दो भाग देखा करते हैं। एक तो हम कहते हैं श्वेतांबर परंपरा, और एक कहते हैं हम दिगंबर परंपरा के। श्वेतांबर से आपको पता लग रहा है जो श्वेत कपड़े पहनते हो, श्वेत का मतलब है सफेद, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो कहलाते हैं श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी। और जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो होते हैं दिगंबर परंपरा के अनुयायी, है ना। तो श्वेत कपड़े पहनने वाले जिन्हें हम श्वेतांबर कह देते हैं, उसी श्वेतांबर परंपरा का ये उप संप्रदाय है स्थानकवासी, है ना। श्वेतांबर परंपरा का उप संप्रदाय स्थानकवासी है। लगभग बात है ये 17वीं शताब्दी की, जब स्थानकवासी उप संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। और टाइम भी अगर देखें तो 1653 के आसपास बताया जाता है। 1653 के आसपास में लवजी नाम के एक व्यापारी हुआ करते थे,
उन्होंने इस संप्रदाय की शुरुआत की थी और इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर क्या है? निराकार। और ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ईश्वर निराकार है और मूर्ति पूजा ये नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट जो है वो इनसे संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। स्थानकवासी से यूपीएससी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए जी, आपके लिए एक सूचना है, यूपीएससी बैच लॉन्च किया जा चुका है ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। टाइम पीरियड 18 महीने का रहेगा, जिसके दौरान आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसकी फीस कितनी रहेगी? 100 रुपए फीस है रजिस्ट्रेशन करने की। और इसके बदले में आपको 3 दिन डेमो क्लासेस मिलेंगी और डेमो क्लासेस आप जब अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें कोर्स खरीद लेना चाहिए। और साथ में क्या है, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। grandmaster360@gmail.com आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की क्वेरीज हैं तो अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।